हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा लगा। पिछली जो क्लासेज ली थी उसमें आप जैसे बहुत से मित्रों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि सर छोटी क्लास ले रहे हो आप, पूरा टॉपिक लेके आइए, ख़ासतौर से जीन प्याजे को सर पूरा एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ी दुविधा रहती है। तो आज अपन जीन प्याजे की पूरी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। जो साथी नहीं देख पाए हैं, हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में जीन प्याजे की जो शब्दावलियाँ थी, अनुकूलन था, समायोजन था, आत्मसात्करण था, स्कीमा था, उनके ऊपर बात की थी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मास्टर स्टडी क्लासेज के लिंक पे जाइए और उसको चेक कीजिए और देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीन प्याजे की विकास की, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो लेते हैं साथियों जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। देखिए साथियों, आप ये समझें, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को निरंतर होने वाला विकास नहीं कहा है, इसने स्टेज में बताया है, अवस्थाओं में बताया है। इसलिए जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो अवस्थाओं का सिद्धांत है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आप परीक्षा में पूछा जाता है इसने अवस्थाओं को, और अगर इसको डायग्राम में पूछा जाए तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को आरेखित कीजिए या कौन सा चित्र उसके विकास सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है, तो इस प्रकार से आएगा। अगर इस प्रकार से हो तो वह आपका ऑप्शन गलत होगा। ये निरंतरता को समझाता है, बल्कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अवस्थाओं में बताया है, और अवस्थाओं के लिए साथियों इस प्रकार का चित्र ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब देखिए, जो अवस्थाएं बताई हैं इसने कहा है कि संज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन उन अवस्थाओं का नाम याद करेंगे और उनको क्रमशः याद करेंगे। एक है संवेदी पेशीय अवस्था, इसे हिंदी में अलग अलग नामों से मिलेंगे आपको। संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं, जिसे हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश शब्द है साथियों सेंसरी मोटर स्टेज। ये साथियों आपको नाम भी याद करने हैं और इनकी आयु यानी उम्र भी। यहाँ पर जीन प्याजे ने माना है जन्म से 2 वर्ष, कहीं कहीं आपको 0 से 2 वर्ष मिल जाएगा, बात वही है। जन्म से 2 वर्ष तक की संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। चलो एक बार सारी अवस्थाओं को देख लेते हैं। दूसरी अवस्था है जिसे वो कहता है पूर्व क्रियात्मक या संक्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसको साथियों इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये साथियों ये होगी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। देखिए साथ आपको ये एज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा 3 वर्ष का बालक है, वह किस अवस्था में है, संज्ञान विकास की किस अवस्था में है? तो आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसी प्रकार से साथियों उसने तीसरी अवस्था बताई है जिसे वो कहता है कॉन्क्रीट, यानी कि हिंदी में लिख लेते हैं पहले, जिसे वो कहता है मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे साथियों हिंदी में कहीं मिलेगा आपको ठोस क्रियात्मक अवस्था, कहीं मिलेगा आपको स्थूल क्रियात्मक अवस्था। अलग अलग नामों से इस अवस्था का हिंदी में
इंग्लिश वर्ड एक ही रहेगा जिसको हम कहेंगे कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेज। और साथियों इसकी एज होगी, आप देखेंगे 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। कहीं कहीं बुक में, कई बुक्स में 7 से 12 वर्ष लिखी होगी, लेकिन जीन पियाजे ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें 7 से 11 वर्ष अपनी बुक में बताया, इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक होगा 7 से 11 वर्ष। अब साथियों चौथी और अंतिम अवस्था जिसे वो कहता है औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे चाहे आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह दो हिंदी में, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये साथियों उसने आयु बताई है इसमें 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान का पूर्ण विकास 15 वर्ष की आयु तक हो जाता है एक बालक में। तो देखिए हम पुनः इन स्टेज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझें जो जीन पियाजे है उसने जन्म से लेकर 15 वर्ष तक की संज्ञान की अवस्थाओं को, आयु को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अवस्था पहले आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो संज्ञान विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होगी या अंतिम अवस्था कौन सी होगी? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञान विकास की पहली अवस्था कौन सी होगी? तो साथियों आप बताओगे संवेदी पेशीय अवस्था। ध्यान रखिए पेपर में आपसे इन चारों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान विकास की अवस्थाओं का क्रम है, तो आप बताओगे संवेदी पेशीय, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए साथियों आप एक एक के ऊपर, मेरे हिसाब से आप ये याद कर चुके होंगे, अब एक एक के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए साथियों संवेदी पेशीय अवस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो जीन पियाजे कहते हैं जन्म लेते ही बच्चे में संज्ञान नहीं होता है या वो थिंकिंग नहीं कर पाता है। तो वो संज्ञान विकास को किस रूप में समझाता है जीन पियाजे? जीन पियाजे कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें चिंतनहीनता पाई जाती है, इसे हम कहते हैं थिंकिंग लेस, या इसे हम कहते हैं चिंतनहीनता। यानी बालक जब जन्म ले रहा है तो उसमें चिंतन करने की शक्ति नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसमें चिंतन करने की शक्ति आती जाएगी। तो संज्ञान का विकास किस ओर हो रहा है? चिंतनहीनता से चिंतन की ओर, थिंकिंग लेस से थिंकिंग की ओर, ये है। तो बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उसको थिंकिंग नहीं कर पाता है, अर्थात वो थिंकिंग लेस है, विचार शून्यता की स्थिति है उसकी। तो अब ऐसी स्थिति में बच्चा कुछ एक्शंस करेगा, जैसे इसके नाम से निकलकर संवेदी पेशीय। तो वहां पर ये जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वह अपने वातावरण को समझने की कोशिश करता है, और जैसे वातावरण को समझ जाता है उस प्रक्रिया का कहा जाता है अनुकूलन। तो यो कह सकते हैं अपने वातावरण को अनुकूलित होना चाहता है वातावरण से, और अनुकूलित होने के लिए उसे कोई ना कोई एक्शंस करनी होती है। तो इस अवस्था में वो ज्ञान ग्रहण किस प्रकार से करेगा? तो देखिए साथियों अपने सेंसर ऑर्गन्स, संवेदी अंग, संवेदी अंगों के द्वारा, संवेदी अंगों के द्वारा वातावरण को समझने की कोशिश करता है, वातावरण को अंडरस्टूड करता है, समझने की कोशिश करता है, किसके द्वारा? संवेदी अंग। अब सेंसर ऑर्गन्स क्या है साथियों? आपको मान लो हाथ है, नहीं सॉरी, जीभ है, कान है, आंख है, नाक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर बालक के सामने कोई चीज आती है तो ज्ञान ग्रहण कैसे करेगा? या तो सूंघकर, जैसे सूंघने का उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि छोटा बच्चा होता है अपनी माँ को कैसे पहचानता है? जब उसके पास वो बच्चा रोता रहता है, जैसे ही उसको एक औरत, उसकी माँ उसे गोद में लेती है
तो बच्चा रोना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपनी माँ के शरीर से निकलने वाली गंध को पहचानने लग जाता है, ये मेरी माँ की गंध है। तो अभी वो क्या कर रहा है, अपने शरीर से नहीं की नाक के द्वारा उसे समझने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से साथियों कुछ चीजों को देखकर ज्ञान ग्रहण करता है, या फिर छूकर, यानी उसके पास कोई वस्तु, इसलिए आप छोटा बच्चा देखोगे हर चीज, चाहे वो अच्छी गंदी हो चाहे अच्छी हो, सबको उठाएगा, और उठाएगा नहीं, वो इसे उठाकर नहीं समझ पाता है तो वो क्या करता है, चखेगा उसको। इसलिए बच्चे के सामने अगर गंदगी भी पड़ी होगी, बहुत छोटा बच्चा है 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, तो वो उस चीज को, गंदी चीज को अपने मुंह में ले लेगा, क्योंकि बच्चा तो उस चीज को समझना चाहता है, और अभी उसकी मस्तिष्क का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो लॉजिक के तहत या तर्क शक्ति के तहत समझ पाए, चिंतन के तहत समझ पाए, क्योंकि चिंतन की शक्ति तो अभी विकसित ही नहीं हुई है। तो वो क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो उसके संवेदी अंग है, या तो बालक चखकर समझेगा, समझने की कोशिश करेगा, या देखकर, या छूकर, या फिर सुनकर, या फिर सूंघकर। अब आपको लगेगा फिर दूसरे पेशीय अवस्थाएं कौन कौन सी है। पेशीय उसे कहा जाता है साथियों मोटर एक्टिविटीज को हम, और मोटर एक्टिविटीज बोल दो तो यहां एक तो सेंसर ऑर्गन्स के द्वारा संवेदी क्रियाएं करेगा। कैसी क्रियाएं करेगा, संवेदी क्रियाएं। सेंसर ऑर्गन्स के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी, संवेदी क्रियाएं। या फिर वो मोटर एक्टिविटीज करेगा। क्या करेगा, मोटर एक्टिविटीज, जिसे गामक क्रियाएं कहते हैं, गामक क्रियाएं। अब आपको ये लगेगा मोटर एक्टिविटीज क्या होती हैं। ये साथियों जो शरीर की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां जैसे परिपक्व होती हैं, और मांसपेशियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को क्या कह जाएंगे हम, मोटर एक्टिविटीज। जैसे लुढ़कना, किसी वस्तु के पास बालक का सरक के जाना, या धीरे धीरे चल के जाना, या किसी वस्तु को पकड़ना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी साथियों, मोटर एक्टिविटीज। तो यहां पर मैं पुनः आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो बालक है या तो संवेदी क्रियाओं के द्वारा या फिर मोटर एक्टिविटी के द्वारा, गामक क्रियाओं के द्वारा वातावरण को समझने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जहां यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस अवस्था में देखिए साथियों, बालक धीरे धीरे क्या करता है कि बालक जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनका एंड करने लगता है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड, इसका अर्थ क्या समझेंगे अपन, जो सहज क्रियाएं थी, सहज क्रियाओं को छोड़ने लगता बच्चा। देखिए आप ये समझेंगे कि शिशु जब छोटा होता है, जन्म लेने के बाद में शुरुआत में बालक सहज क्रियाएं करता है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, हिंदी में सहज प्रतिवर्ती क्रियाएं बोल देते हैं इनको। ये ऑटोमेटिक होती हैं, अपने आप होती हैं, इन क्रियाओं में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ये जन्मजात होती हैं, हर बच्चा करता है इनको शुरुआत में। जैसे मैं आपको बताऊं कि शुरू में जो बच्चा होता है वो कौन कौन सी, कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे लेके चलेंगे साथियों अपन, सबसे पहले एक रूटिंग होता है। रूटिंग भी क्या है, एक सहज क्रिया है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार एक है बेबिंस्की प्रतिवर्ती क्रिया, और एक है इसी प्रकार से साथियों आप मोरो प्रतिवर्ती क्रिया। चलो आपको एग्जांपल से समझाता हूं रूटिंग क्या है। एक छोटा बालक होता है 3-4 माह का, आप जैसे उसके गाल को ऐसे टच करोगे तो बालक मुस्कुराएगा या अपने चेहरे को ऐसे खिलाएगा, उसको रूटिंग कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, किसी बालक के गाल को टच करने पे बालक अपने चेहरे पे एक अलग भाव लेके आता है, खुशी का, प्रसन्नता का भाव लेके आता है, तो उस प्रतिवर्ती क्रिया को क्या कहेंगे, रूटिंग। या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि वह जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में है, तो आएगा संवेदी पेशीय अवस्था में।
इसी प्रकार बेबिंस्की है। बेबिंस्की क्या है साथियों? प्रतिवर्ती क्रिया। ये देखिए इस प्रकार है, अगर एक छोटा बालक होता है 5-6 महीने का, जो पालने के अंदर सो रहा है, बिस्तर पे सो रहा है, आप उसके पैर है, ये मान लीजिए उसका पैर है, उसके पैर को ऐसे टच करोगे, ऐसे टच करोगे तो बेटा वो क्या करेगा साथियों? अपने पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ेगा। बिल्कुल, इस प्रतिवर्ती क्रिया को कहा जाता है बेबिंस्की। ये फिर कह रहा हूं, ये सहज क्रियाएं हैं। एक है मोरो, तेज साउंड, तेज आवाज आएगी। मान लीजिए बच्चा आपके घर पे पालने में सो रहा है या खाट पर सो रहा है और मटका गिर गया या कोई वस्तु गिर गई जिससे तेज आवाज आई, तो बच्चा क्या करता है? अपने हाथों को आगे की साइड में लेकर आता है, पैरों को इस सर की साइड में लेकर आता है और अपनी छाती को ऊपर की ओर करता है। इस एक्शन को कहा जाता है मोरो प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ध्यान रखना, इस अवस्था के अंतिम समय में 18 से 24 माह के अंदर अंदर ये प्रतिवर्ती क्रियाएं धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में होती हैं, तो भी उसका आएगा संवेदी पेशीय अवस्था में। और प्रश्न आता है प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शंस का एंड कब हो जाता है, तो इस अवस्था के अंतिम समय में इन एक्शंस का एंड हो जाता है। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं आजीवन मनुष्य बनी रहती हैं, जैसे पलकों का झपकना, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है, आजीवन बनी रहेगी। तो इसी प्रकार से साथियों फिर अपन देखते हैं, जैसे वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को बच्चा छोड़ना शुरू कर देता है, तो उसके बाद में साथियों उसका व्यवहार हो जाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यहां लक्ष्य निर्देशित व्यवहार से तात्पर्य है बालक जब घुटनों के बल चलने लग जाता है और उसे कोई वस्तु दिखाई देती है, तो उस वस्तु को समझने के लिए उस वस्तु के पास जाता है, उसे पकड़ना चाहता है। तो ये वो वस्तु तो क्या होगी? मान लीजिए बच्चा आपके आंगन में खेल रहा है, उसे एक कोने में एक गेंद दिखाई दे दी, तो उस गेंद के पास धीरे 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 घुटनों के बल जाता है और उस गेंद को पकड़ लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? गेंद लेना। इसलिए अब उसका व्यवहार टोटल किसकी ओर निर्देशित होगा? लक्ष्य की ओर निर्देशित होगा, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछा जाए आपसे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बालक का पाया जाता है, तो बालक किस अवस्था में है जीन पियाजे के अनुसार? तो उसका आंसर आएगा संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसी कारण से साथियों बालक क्या होता है? बालक एक नन्हा वैज्ञानिक भी माना गया है, उस खुद जानना चाहता है चीजों को, इसलिए कई बार आता है लिटिल साइंटिस्ट वर्ड का किसने यूज किया है? तो आएगा जीन पियाजे। इसी प्रकार से साथियों फिर हमें देखने की मिलता है यहां पर स्थिर स्मृति का व्यवहार। आपको लगेगा स्थिर स्मृति का व्यवहार क्या है? तो साथियों इसके लिए इंग्लिश शब्द है डेफर्ड इमिटेशन मेमोरी। डेफर्ड इमिटेशन मेमोरी क्या है? बालक मान लीजिए, यह कुछ हद तक ये कह सकते हैं अनुकरण, लेकिन अनुकरण मुख्य रूप से दूसरी अवस्था में आएगा। यहां अनुकरण थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन आप यहां ये समझे कि उसके पिताजी दाढ़ी बना रहे थे, सेविंग बना रहे थे, बच्चे ने देख लिया और उसको अपनी स्मृति में कैद कर दिया। मानसिक प्रतिरूपण कहेंगे उसको, जैसे स्मृति में कैद कर दिया, और 1 या 2 दिन के बाद में बच्चा जैसे पिताजी सेविंग बना रहे थे वैसे ही ब्रश लेता है, क्रीम लेता है, सेविंग बनाने की कोशिश करता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? डेफर्ड इमिटेशन मेमोरी, यानी कि स्थिर स्मृति व्यवहार, यानी अपनी स्मृति में उस चीज को क्या कर लिया है? स्थिर कर लिया है। तो यह भी किसका विशेषता है? सेंसर मोटर स्टेज की विशेषता है। इसी प्रकार से साथियों इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चीज लेके आ रहा हूं, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे कहा जाता है वस्तु स्थिरता।
वस्तु स्थिरक तक तात्पर्य है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए जब बालक इस अवस्था में होता है, शुरुआत में जब छोटा बच्चा क्या करता है, जब करीब वो 18 माह से पहले का होता है, तो उसको आप जैसे कि 11 या 12 महीने का बच्चा है, तो उसे आप बच्चा किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक मानता है जब तक कि उसकी आंखों के सामने। इसलिए कई बार इस प्रश्न को यह पूछा जाता है, आंखों से ओझल होते ही वस्तु भी ओझल है, यानी वस्तु गायब है। वस्तु का अस्तित्व कब तक है, जब तक कि वो आंखों के सामने है। इस वर्ड को भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आंखों से ओझल होते ही वस्तु समाप्त हो जाती है, तो यह किस अवस्था से संबंधित विशेषता है, तो संवेदी पेशी अवस्था। ध्यान रखना, शुरुआत में बच्चा यह मानता है कि वस्तु आंखों के सामने है, तब तो उस वस्तु का अस्तित्व है। जैसे ही उसको अगर छुपा लिया तो ये सोचता है वो वस्तु समाप्त हो गई है, अब उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे बाई एग्जाम्पल अपन गाँव में बहुत देखते हैं साथियों कि बच्चे, यानी आपके हाथ में कोई नुकीली चीज है और बच्चा रोने लग गया, जिद करने लग गया, और आप उस बच्चे को देना नहीं चाहते, वो कट जाएगा, तो आप क्या करते हो, यूं करके उसके सामने फुर चिड़िया लेगी और पीछे हाथ कर लेते हो, तो बच्चा ये मान लेता है हाँ अब उस वस्तु को चिड़िया लेगी, यानी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वस्तु गायब हो गई। लेकिन साथियों जैसे वो 18 महीना का हो जाता है, उसके बाद में आप अगर बच्चे के सामने इस प्रकार करो, चिड़िया ले गई या वस्तु फुर गायब, तो जैसे हाथ पीछे करोगे बच्चा घूमकर आपके पीछे आएगा और कहेगा हाथ खोल, इशारों से हाथ खोल। तो ये क्या है साथियों, अब वो बच्चा समझ चुका है कि वस्तुएं गायब नहीं होती हैं, वस्तुएं परमानेंट होती हैं, उनका अस्तित्व होता है, इसलिए उनको छुपाने के बाद में भी वस्तुएं यहीं कहीं होती हैं। इसी कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का अभाव भी इस अवस्था में प्रारंभ में पाया जाता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्षमता विकसित हो जाती है इसी अवस्था में। तो ध्यान रखना साथियों। अब साथियों इस अवस्था से संबंधित कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो जीन पियाजे ने प्रयोग किया था यहां पर, और वो प्रयोग था साथियों गेंद और कंबल का प्रयोग, गेंद और कंबल का प्रयोग। यानी क्या किया जीन पियाजे ने कि एक बॉल को लिया, गेंद को लिया, और एक कंबल के नीचे, तकिए के नीचे या कंबल के नीचे से छुपा दिया। तो जब तक वो बालक 18 माह का नहीं हुआ था, तब तक वह मान लेता है कि वो गेंद यहां से गायब होगी, इसलिए उसे खोजने का प्रयास नहीं करता है। 8 माह के बाद 18 महीने के बाद में वो देखता है जैसे ही कंबल के नीचे छुपाया, बच्चा क्या करता है, उस कंबल को एक साइड में करता है और गेंद को निकाल लेता है। लेकिन अभी भी बच्चा पहले वाले कंबल को ही उलटता है, अगर दूसरे कंबल के नीचे छुपा दी तो वहां तक नहीं। लेकिन जैसे 24 महीने का होता जाता है, 2 साल का, तो अब आप चाहे वहां पर रखे हुए कितने ही कंबल हो, चाहे आप पहले कंबल में वस्तु नहीं मिली तो वह दूसरे को हटाता है, दूसरे में नहीं मिली तो तीसरे को हटाता है। इस प्रकार जब तक उसे खोजता रहता है, जब तक कि उस कंबल के नीचे गेंद नहीं मिल जाती। तो अब यहां पर उसने मान लिया कि वस्तु स्थिरता का गुण बच्चे में विकसित हो गया है। अब साथियों इस अवस्था से हम दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी अवस्था को हमने क्या कहा था, दूसरी अवस्था को हमने कहा था कि पूर्व संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था को साथियों इंग्लिश में हमने कहा था प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी अवस्था हमने कितनी बताई थी, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक।
इसको भी साथियों दो भागों में बांट देता है, वो आपसे नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं। पूर्व संक्रियात अवस्था को भी जीन पियाजे दो भागों में बांट देता है, जिसमें हम लेंगे पूर्व प्रत्यय अवस्था, पूर्व संप्रत्यय अवस्था या पूर्व प्रत्यय अवस्था, और दूसरे को वो कहता है अंतः प्रज्ञा अवस्था। इसको वो बताता है 2 से 4 वर्ष तक और इसको बताता है 4 से 7 वर्ष तक। देखिए आपने जैसे हमने पहली अवस्था पढ़ी थी संवेदी पेशी अवस्था, उसकी भी वो 6 उप अवस्थाएं बताता है, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इतना आप याद रख लें। संवेदी पेशी अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं बताई हैं? तो 6। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कितनी 2 उप अवस्थाएं बताई हैं? तो 2 उप अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व संप्रत्यय अवस्था जो 2 से 4 वर्ष तक होती है, अंतः प्रज्ञा अवस्था जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी में यहां हम देखते हैं कि बच्चे में ट्रांसडिडक्टिव पारगमनात्मक चिंतन आ जाता है। पारगमनात्मक चिंतन, पारगमनात्मक चिंतन। अगर पहली अवस्था में अगर हम चिंतन की बात करें तो कौन सा चिंतन आ जाता है? संवेदी पेशी अवस्था में। देखिए साथी, संवेदी पेशी अवस्था में जो चिंतन आता है उसको हम कहेंगे विजुअल थिंकिंग। विजुअल यानी कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है तब तो उस पर विचार करता है, जो चीज उसके सामने दिखाई नहीं देती है उस पर ऊपर विचार नहीं करता है, उसे विजुअल थिंकिंग कहेंगे। उसे हम प्रत्यक्ष चिंतन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष चिंतन। पहली अवस्था में जो चिंतन है वो कैसा है? विजुअल थिंकिंग, प्रत्यक्ष चिंतन है। लेकिन यहां पर जो चिंतन है साथियों उसे हम पारगमनात्मक चिंतन, इसे ही साथियों हम अंतः प्रज्ञा चिंतन और इसे ही साथियों हम अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन कहेंगे। अब आप ये यानी कि इन्हें इंग्लिश शब्दों में देखा जाए तो इसे कहेंगे हम ट्रांसडेक्टिव थिंकिंग, इसे हम कहेंगे कि इनेटेटिव थिंकिंग और इसे साथियों कहेंगे हम इरलॉजिकल थिंकिंग। बात एक ही है, इसलिए अगर आ जाए कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है तब भी आप बताओगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर आ जाता है अंतः प्रज्ञा चिंतन की अवस्था कौन सी है तब भी आप यही बताओगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आ जाता है पारगमनात्मक चिंतन की अवस्था क्या है तब भी साथियों आप इसे ही बताओगे। अतार्किक चिंतन से तात्पर्य यह है कि अभी बालक जो चिंतन कर रहा है वो कोई विचार कर रहा है लेकिन वो क्यों कर रहा है ये नहीं बता सकता। जैसे बच्चे से आपने कहा कि बच्चा कहे मुझे सेव चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए तो नहीं बता पाएगा, केवल बस सेव चाहिए। यानी जो चिंतन कर रहा है उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, वो कोई लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल थिंकिंग होती है, इसलिए है तार्किक चिंतन कहेंगे। अंतः प्रज्ञा चिंतन भी उसी वजह से कहेंगे। पारगमनात्मक भी वो की वही बात है कि यहाँ कि बालक अपने तरीके से ही सोचता है और जो सोच रहा है वो दोषपूर्ण होता है। जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है? दोषपूर्ण होती है, दोष रहित नहीं होती है। अपने ही तरीके से उस चीज को देखता है या समझता है। जैसे आगे हम ईगोसेंट्रिक भी समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पारगमनात्मक चिंतन क्या है। जैसे बच्चे से आपने कह दिया कि बच्चा क्या करेगा, उसने एक विशेषता देख ली, जैसे 4 पैर देख ली किसी जानवर के और उसे पता लग गया भैंस है, तो अब उसके सामने 4 पैरों वाली कोई भी जानवर आएगा उसे वो भैंस ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी उसका जो चिंतन है वो दोषपूर्ण है, इसलिए हम इसे पारगमनात्मक चिंतन भी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसकी और विशेषता क्या है? तो उसकी और विशेषता है साथियों, देखेंगे यहां बच्चा ईगोसेंट्रिक पाया जाता है। ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। इसे हिंदी में कहेंगे हम अहम केंद्रण, अहम केंद्रितता। दूसरी अवस्था का बालक, सीधा प्रश्न पूछा जाए साथियों कि
जीन पियाजे की किस अवस्था का बालक ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है या ईगोसेंट्रिक पाया जाता है, तो उसका आंसर आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? बालक इस संसार को देख रहा है लेकिन अपने ही तरीके से, यानी अपने दृष्टिकोण को सही मानना, अपने दृष्टिकोण को सही मानना। दूसरे के दृष्टिकोण को वो समझ ही नहीं पाता है, नहीं वो समझने की कोशिश करता है, अपने ही दृष्टिकोण को सही मानता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि ईगोसेंट्रिक बालक, उसे वो क्या कहेगा कि मैं ही सही हूँ। जैसे कि वो उसकी माँ अपनी सहेली के पास लेके गई और उसके सहेली के घर पे बच्चे ने कोई खिलौना देखा तो खिलौने लेने की जिद कर लेता। उसकी माँ बहुत समझाती, बेटा ये दूसरे का है, नहीं लेना अपने को। लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं समझता, वो सोचता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं सही हूँ और मेरे को ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इसमें गलत क्या है। तो यानी अपने ही दृष्टिकोण को सही मानता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करता है। दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, बच्चा अपने आप को केंद्र मानता है, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। ये सोचता है ये दुनिया ही मेरे लिए है। इसलिए वो क्या सोचता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे छोटे बच्चे के पास में, यानी उनके घर पे भुआ आई, भुआ के आने पर बड़े भाई ने कह दिया मेरी भुआ है, लेकिन छोटा बच्चा जो इस स्टेज में है 2 से 7 वर्ष की, वो कहेगा नहीं मेरी है, तेरी भुआ नहीं है, तेरा पापा नहीं है, तेरी मम्मी नहीं है, मेरी ही मम्मी, मेरी ही भुआ, मेरा ही पापा, मेरा ही घर, मेरा ही खिलौना, सब कुछ मेरा। यानी हम अपनी भाषा में इसे कह सकते हैं, इस अवस्था का बच्चा स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। सेल्फ, अपने बारे में सोचता है, केवल दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। जैसे और एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चा है जिसके पास एक चॉकलेट है, बड़ी सी चॉकलेट, उसका बड़ा भाई रोने लग गया तो उसकी माँ कहती बेटा इसको थोड़ी सी बाइट दे दे, तोड़ के दे दे। वो कहे नहीं दूंगा। वो दूसरा रोता रहता है, रोता है तो रोने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो नहीं देना चाहता है, क्योंकि बच्चा यहां क्या है, ईगोसेंट्रिक है, केवल खुद के बारे में सोचता है। इसी एग्जाम्पल को साथियों और पेपर में सीटेट वगैरह में अलग ढंग से पूछा जाता है। जैसे एक बच्चा दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते ये कहता है देखो मेरे साथ सूरज दौड़ता है, जब मैं रुक जाता हूं तो सूरज रुक जाता है। इन्हें अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति मानता है कि पूरा ब्रह्मांड को मैं चला रहा हूं, कि मैं भागता हूं तो सूरज भागता है, मैं रुक जाता हूं तो सूरज रुक जाता है। ये क्या है, ईगोसेंट्रिक। अगर इस प्रकार से साथी क्वेश्चन पूछे जाए तो मेरे हिसाब से आप इस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगली विशेषता के ऊपर लेके चलते हैं साथियों, इसी से जुड़ी हुई ईगोसेंट्रिक से, कि सेंट्रेशन पाया जाता है। यहां सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, केंद्रीकरण पाया जाता है बच्चे में। सेंट्रेशन से तात्पर्य है जब बालक किसी वस्तु को देखता है, किसी घटना को देखता है, तो उसके एक पक्ष को देखता है, उसके अलग अलग डायमेंशंस को नहीं देखता है, अलग अलग विमाओं को नहीं देखता है, तो एक ही तरीके से देखता है, तो इसे हम कहेंगे सेंट्रेशन। और ये साथियों दोष है, क्योंकि वो उस घटना का सही विश्लेषण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने केवल उसका एक पक्ष देखा है। सेंट्रेशन पाया जाता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एक बालक है, उसके सामने ये 2 गिलास है, बिल्कुल बराबर हैं, और किसके हैं, साइज में बिल्कुल बराबर हैं, कांच के हैं, ट्रांसपेरेंट, दो पारदर्शी दिखाई देते हैं। अब बच्चे ने यहां तक इसमें कोई पेय पदार्थ उनका पसंदीदा भरा हुआ है, दोनों बराबर भरा हुआ है। बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, एक बच्चा कहता है ज्यादा चाहिए, भाई को आपने ज्यादा दिया है, तो उसी के सामने जो बच्चे को दिया गया था, मान लीजिए राहुल बच्चे को ये दिया गया था, उसी बच्चे के सामने इस प्रकार का कोई गिलास होता है जो लंबा होता है लेकिन पतला होता है। ये पेय पदार्थ उस बच्चे के सामने इसमें डाल दिया जाता है, और बच्चे के सामने जैसे ये यहां तक भर जाता है तो बच्चा खुशी खुशी इसे पी लेता है, क्योंकि यहां बच्चे ने क्या है, सेंट्रेशन किया है, एक ही तरीका देखा है, लंबाई, उसने चौड़ाई नहीं देखी। अगर इन दोनों विशेषताओं को देखता तो डिसेंट्रेशन कहते हैं अपन। यहां बच्चे में डिसेंट्रेशन नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, सेंट्रेशन पाया जाता है, किसी भी वस्तु या घटना के केवल एक पक्ष को देखता है, इसलिए सेंट्रेशन है।
और ये साथियों दोष होता है, इसलिए जो इसका चिंतन होता है वो वास्तविक चिंतन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में साथियों एक आएगा एनिज्म। एनिमिज्म, एनिज्म, एनिमिज्म यानी जिसे हम जीववाद कहेंगे। क्या कहेंगे? जीववाद। ये साथियों बहुत अच्छा है। इस अवस्था के बालक में शुरुआत में हम देखते हैं तो वो सजीव और निर्जीव में अंतर करना नहीं जानता है, लेकिन ध्यान रखना इस अवस्था को पार करते करते यानी इस अवस्था के अंतिम समय में बालक सजीव और निर्जीव में भली भांति अंतर करना जान जाता है। लेकिन जब शुरुआत में क्या है, उसमें जीववाद की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम सजीववाद भी कहेंगे। सजीववाद, ये जीववाद या सजीववाद क्या है? सरल शब्दों में किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है, इसे हम जीववाद की प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप साथियों देखेंगे कि वो घर पे खेल रहा है और वो तेज भागता है और गलती से वो कुर्सी के टकरा जाता है। किसके टकरा जाता है? कुर्सी के टकरा जाता है, तो रोने लग जाता है। अब इतना रोता है तो घर में जो अनपढ़ दादी माँ है, जिसे साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है, वो आती है और उस कुर्सी को पीटने लग जाती है। मेरे भाई के दी, मेरे भाई के दे, और बच्चा रोते रोते हंसने लग जाता है और कहेगा दादी और पीट उसे, और खुद भी आके उसे पीटने लग जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? वो सोचता है जैसे मुझे दर्द हुआ है उसी प्रकार इस कुर्सी में भी दर्द होगा। यानी उस निर्जीव वस्तु को उसने क्या मान लिया? सजीव मान लिया। जैसे सजीव को पीड़ा होती है उसी प्रकार इसको भी पीड़ा होगी। ये बच्चे में दोष पाया जाता है साथियों। अभी बच्चा नहीं समझ पाता है कि पूरी तरह कौन सी चीज सजीव है और कौन सी चीज निर्जीव है। मुख्यतः ये तीन चीजों को सजीव मानता है। मुख्यतः, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज भी होती है जिनको मान सकता है, लेकिन मुख्यतः तीन चीजों, या तो मनुष्य या पशु की आकृति वाले खिलौने, कोई मूर्ति है यानी भगवान की मूर्ति है या किसी और की मूर्ति है, या मनुष्य का यानी कि बच्चे के सामने गुड़िया आ गई, डॉल आ गई, तो वो बच्ची उस डॉल को उतना ही प्यार करती है, ये मानती है जैसे मुझे धूप लगती है उसी प्रकार मेरे डॉल को यानी गुड़िया को धूप लगती है। जिस प्रकार मुझे सर्दी लगती है उसी प्रकार इसको सर्दी लगती है। जिस प्रकार मैं बीमार हो सकती हूँ तो ये भी बीमार हो सकती है, इसलिए वो अपने गुड़िया को गर्म कपड़े भी पहनाती है। जैसे उसे उसकी माँ हिदायत देती है सर्दी लग जाएगी, उसी प्रकार अपनी डॉल को वो समझाती है तेरे को सर्दी लग जाएगी, क्योंकि मनुष्य जैसी आकृति होने की वजह से वो उसे सजीव मान लेती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं साथियों, मान लो कोई टॉयज है, कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, उनको भी बच्चा क्या कर लेता है, उन टॉयज को भी, क्योंकि जानवरों की जैसी आकृति है इस कारण उनको सजीव मान लेता है। इसके अलावा साथियों किनको सजीव मानेगा? उनको सजीव मानेगा जो चलायमान चीजें हैं, जो चलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी को सजीव मान लेता है, तो सोचता है सजीव है भाई, चल रही गति, जिसमें मूवमेंट, गति दिखाई देगी। इसी प्रकार चलते हुए पंखे को सजीव मान लेगा, इस चलती हुई मोटरसाइकिल, स्कूटर को सजीव मान लेगा। जो चलायमान चीजें हैं उनको सजीव मान लेता है। और तीसरा साथियों अगर हम देखते हैं तो वो जो मनुष्य ने जिन प्राकृतिक चीजों के साथ अपना रिलेशन बना लिया, जैसे हम कहते हैं गंगा मैया, नदी है गंगा, लेकिन हम उसे घर में गंगा मैया बोलते हैं, तो वह बालक नदी को सजीव मान लेता है। इसी प्रकार से साथियों अगर हम देखते हैं कि हम बोलते हैं चंदा मामा, तो चांद को बच्चा सजीव मान लेता है क्योंकि उसका मानव से रिलेशन स्थापित हो गया। सूरज चाचा, तो सूरज को वो मान लेता है। इस प्रकार से साथियों उसमें ये दोष पाया जाता है सजीववाद का। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं आपको, इस अवस्था के अंतिम समय तक उसमें ये जीववाद का दोष समाप्त हो जाता है और बच्चा अच्छी तरह समझने लग जाता है कौन सी चीज सजीव है और कौन सी निर्जीव है। जब बच्चा मान लीजिए 7 वर्ष का हो गया है और वो अपने दरवाजे के टकरा जाए और उसकी दादी उस दरवाजे को पीटने लगे, तो बच्चा रोता और चुप नहीं होगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे समझ में आ गया निर्जीव है, इसको दर्द नहीं होगा, इसको पीड़ा नहीं होगी। तो साथियों आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब साथियों एक आता है, इस अवस्था में एक दोष और पाया जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे
क्वेश्चन यहाँ सभी में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण अब ला रहा हूं, इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी पाया जाता है। अपलटावी, अपलटावी विचार या चिंतन कह दो, अपलटावी चिंतन, इसे ही चाहिए आप अविपरीत चिंतन कह दो। इंग्लिश शब्द इसके लिए बहुत अच्छा है साथियों, इसे ही चाहिए अनुत्कर्मण्यता कह दो, अनुत्कर्मण्यता, अनुत्कर्मण्यता। अब इंग्लिश में इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है साथियों, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी का अर्थ होता है साथियों, इररिवर्सिबिलिटी का अर्थ होता है जब हम रिवर्स करके नहीं सोच पाए, पलट कर नहीं सोच पाए। यानी इस अवस्था के बालक को जीन पियाजे कहता है आप स्कूल तक छोड़ के आओगे साथ साथ पैदल। अब वो स्कूल से घर का रास्ता तो जान गया है, लेकिन अब बच्चे को कहा कि अब छुट्टी के वक्त तू वापस घर आ जाएगा, तो कहेगा नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाएगा? तू कहेगा मैं घर से स्कूल आने का रास्ता तो जानता हूं, लेकिन स्कूल से घर जाने का रास्ता नहीं जानता हूं। इसे कहा जाता है साथियों अनुत्कर्मण्यता। यानी और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक बालक है, उसके सामने ये बिल्कुल बराबर दो छड़ी हैं, दो लकड़ी हैं, इनकी साइज में कोई अंतर नहीं है। बच्चे से पूछा गया कि इनमें से बड़ी कौन सी है, तो कहेगा दोनों बराबर है। इस अवस्था का बच्चा इसको देखकर क्या कहेगा? दोनों बराबर है। लेकिन इन्हीं छड़ियों को उन बच्चों के सामने ही, छुपाकर नहीं, उनके सामने ही एक छड़ी को हम क्या कर देते हैं? ऊपर की ओर सरका देते हैं, ऊपर की ओर धकेल देते हैं। जैसे मैंने यहां ये धकेल दी। अब बच्चे से कहा कि इनमें से कौन सी बड़ी है। अगर बच्चे ने इधर की ओर से देखा, मैंने सेंट्रेशन थोड़ी देर पहले समझाया था, इधर की ओर से देखा तो कहेगा ये बड़ी है, ए और बी, कहेगा बी बड़ी है। और किसी बच्चे ने मान लो इधर से देखा तो कहेगा ए बड़ी है। बल्कि अपनी स्मृति में इस स्थिति को वो पलट नहीं सकता जहां थोड़ी पैर नहीं, यहां अगर बच्चे में डिसेंट्रेशन आ जाता तो ये कहता दोनों बराबर है। इस अवस्था का बच्चा दोनों बराबर नहीं बता पाएगा। क्यों? कि वो अपनी स्मृति में चिंतन के उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाता है जहां से चिंतन शुरू हुआ था। यानी उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है जो थोड़ी देर पहले अपनी स्मृति में इस चित्र को नहीं बना पा रहा है कि दोनों थोड़ी देर पहले बराबर थी, तो अब छोटी बड़ी कैसे हो सकती है। यानी कि और सरल शब्दों में कहूं, अनुत्कर्मण्यता या इररिवर्सिबिलिटी उसे कहा जाता है जहां से चिंतन प्रारंभ हुआ था उस स्थिति को अपनी स्मृति में वापस नहीं लेके आ पाता है। कि बच्चे को ये समझना चाहिए था यार ये छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, थोड़ी देर पहले अपनी मेमोरी में लौटना चाहिए था, अपनी स्मृति में लौटना चाहिए था, और जो थोड़ी देर पहले ये सिचुएशन थी इस सिचुएशन में उसे लौटना चाहिए था, लेकिन नहीं लौट पा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इररिवर्सिबिलिटी। साथियों यहां समझ में आ गया आपको? इसे ही आगे चल के कहेंगे इस स्थिति में बच्चे में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। संरक्षण का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना? संरक्षण का अभाव। देखिए साथियों, जैसे हमने बात की थी कि पहली अवस्था में जीन पियाजे ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो वहां हमने गेंद और कमल का प्रयोग किया था। तो यहां पर वो प्रयोग किस अवस्था में प्रयोग किस पर कर रहे हैं? अगर हम इस अवस्था की बात करते हैं तो यहां पर वो तीन पर्वत का प्रयोग करते हैं। तीन पर्वत का प्रयोग क्या था? देखो मैं दिखाता हूं आपको। इस प्रकार एक वो पर्वत लेते हैं, यो लेते हैं साथियों, ये तीन पर्वत लेते हैं, 1, 2 और 3। अब बच्चे को वाले इधर से दिखाएंगे, इधर से देखेगा बच्चा तो उसे कितने पर्वत दिखाई देंगे? उसी बच्चे को कहेगा 1 पर्वत है। कितने पर्वत है? 1, क्योंकि ये दोनों छुप जाते हैं, उसे दिखाई नहीं देते।
मान ली सामने से दिखाएंगे उसी बच्चे को तो कहेगा 3 पर्वत है, और इधर से उसी बच्चे को दिखाएंगे तो उसको एक तो ये पर्वत दिखाई देता है और फिर कौन सा दिखाई देता है, ये, इसलिए क्या कहेगा 2 पर्वत है। अब बच्चे से ये पूछा जाता है वास्तव में कितने पर्वत हैं, तो वो कहता है नहीं, इधर से 3, इधर से 1 है, इधर से 3 है, इधर से 2 है। ये सेंट्रेशन है साथियों। सेंट्रेशन मतलब थोड़ी ना, बच्चा एक ही तरीके से देख रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई उसी बच्चे को हम सामने से दिखा रहे हैं तो 3 दिख रहे हैं, तो वो ये नहीं कहता इधर आके भी 3 ही है, चाहे 2 मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन है कितने, 3। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं समझा पाता है। बच्चा इस साइड में जाता है कहता है 1 पर्वत है, इस साइड में जाता है कहता है 2 पर्वत है, सामने से कहता है 3 पर्वत होते हैं। फिर उसे आखिर में पूछा जाता है कितने पर्वत हैं, तो कहता है नहीं। फिर मान लीजिए वापस बच्चे को यहां लेके आया जाता है, कहते कितने पर्वत है, 1 ही बताएगा, अब भी वो ये नहीं कहता कि 3 है। इस प्रकार से साथी उसने 3 पर्वत का प्रयोग किया था, पर्वत का। अब आगे आते हैं अपन साथियों तीसरी अवस्था। चलो तीसरी अवस्था से पहले मैं 2 चीजें और बता देता हूं। पहली अवस्था की हम बात करते हैं तो उसमें बच्चे के पास भाषा नहीं होती। क्या नहीं होती है, भाषा। बच्चा कुछ कुछ शब्द बोलने लग जाता है लेकिन पूरे वाक्य नहीं बोल पाता है, अपनी भावनाओं को भाषा के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। पहली अवस्था में भाषा नहीं। दूसरी अवस्था में भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। तो आप ये कहोगे सब पहली अवस्था में अभिव्यक्ति का माध्यम क्या अपनी बात कहने का, तो उसे कहा जाएगा साथियों मोटर एक्टिविटीज, गामक क्रियाओं के द्वारा। गामक क्रियाओं के द्वारा बालक अपनी बात को अभिव्यक्त करता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में भाषा का विकास हो जाता है, और इसी कारण साथियों इस अवस्था को ध्यान रखना, इस अवस्था को भाषा विकास, सबसे ज्यादा भाषा विकास किस अवस्था में होता है, दूसरी अवस्था में। लेकिन इसी के साथ कहता हूं साथियों पहली अवस्था में संप्रत्यय कंसेप्ट होते हैं, संप्रत्यय साथियों विकसित नहीं होते हैं। संप्रत्यय क्या होते हैं, कोई चीज का निष्कर्ष, जिस भी वस्तु या शब्द की हम विशेषताओं को जानते हैं, सामान्यीकरण जिसका कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रत्यय, कंसेप्ट, मूल विशेषताओं को जानना। लेकिन अब बालक इस अवस्था में, पहली अवस्था में उसका कोई कॉन्सेप्ट निर्माण नहीं होता है, संप्रत्यय नहीं बनते। दूसरी अवस्था में संप्रत्यय बनने प्रारंभ हो जाते हैं, संप्रत्यय बनने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए साथियों प्रारंभ लिख रहा हूं, शुरू हो जाते हैं संप्रत्यय बनने दूसरी अवस्था में। लेकिन अभी ये जो संप्रत्यय होते हैं पूरी तरह शुद्ध नहीं होते, दोषपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, दोषपूर्ण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूं कि बालक किसी एक विशेषता के आधार पर दूसरी वस्तु में अगर वो विशेषता दिखाई दे रही है तो उसे एक ही मान लेता है। जैसे एक बालक है, उसकी मां साड़ी पहनती है, घर में अक्सर क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। तो जैसे ही वो किसी दूसरी महिला को देखता साड़ी पहने हुए तो उसे बोल देता मम्मा। अपन कह रहे नहीं तेरी मम्मी नहीं है, लेकिन बच्चा गलती नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चे में अभी संप्रत्यय बनने शुरू हो गए हैं। बच्चे ने केवल एक विशेषता देखी कि मम्मी भी साड़ी पहनती है, ये भी साड़ी पहने हुए, तो इसलिए उसने क्या कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया। तो संप्रत्यय तो बन गया लेकिन संप्रत्यय कैसा है, अस्पष्ट है, दोषपूर्ण है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर महिलाएं बहन जो नाराज हो जाती हैं, घर पे कोई व्यक्ति आया, अननोन व्यक्ति आया और उसने कपड़े उस बच्चे के पापा की तरह पहन रखे हैं, तो उसे देखते ही बच्चा अपनी तुतली आवाज में बोलेगा पापा। बहन जी नाराज है, सबको पापा बोल देता है। नाराज होने की जरूरत नहीं है बहन जी, जब ये बड़ा हो जाएगा तो आप किसी को पापा बुलवाओगी तो भी नहीं बोलेगा। अभी बच्चा क्या है, सामान्यीकरण कर रहा है, संप्रत्यय, पापा का संप्रत्यय उसके अंदर बन चुका है, लेकिन अभी वो स्पष्ट नहीं है, केवल पापा जैसे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को पापा बोल रहा है। तो ये साथियों क्या है, यहां संप्रत्यय अधूरे रहते हैं, अस्पष्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था जिसको हम कहेंगे मूर्त या स्थूल या ठोस संक्रियात्मक अवस्था।
ये अवस्था साथियों कब से कब तक की है? ये है 7 से 11 वर्ष। हिंदी में देखिए कहीं आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मिलेगा, कहीं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था मिलेगा, कहीं ठोस संक्रियात्मक अवस्था मिलेगा। इंग्लिश शब्द एक ही है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए साथियों, ये ऑपरेशनल यानी संक्रिया या क्रिया क्या है? ऑपरेशनल क्रिया किसे कहा? जिन का जिन उसने कहा है जब बालक तार्किक चिंतन करने लग जाता है, तार्किक चिंतन को ही उसने ऑपरेशनल कहा है। तो ध्यान रखना, प्री ऑपरेशनल उसे पहले वाली अवस्था क्यों कहा? वहां बच्चा चिंतन तो करने लग जाता है, लेकिन वो कैसा होता है? अतार्किक होता है। पहली अवस्था में बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, लेकिन वो कैसा होता है? विजुअल थिंकिंग होता है, वो भी तार्किक नहीं है। तो जब तक तार्किक चिंतन नहीं आएगा तब तक उसे हम ऑपरेशनल स्टेज नहीं कहेंगे। यहां पर बच्चा तार्किक चिंतन करने लग जाता है, लेकिन वो तार्किक चिंतन कैसा करता है? कॉन्क्रीट करता है, मूर्त रूप में करता है। बालक के सामने मूर्त किसे कहा जाता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस वस्तु को ठोस रूप में होती है वो वस्तु, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त चिंतन, या इंग्लिश में कॉन्क्रीट। तो देखिए यहां साथियों, उसमें लॉजिकल चिंतन शुरू हो जाता है, तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, लेकिन उस तार्किक चिंतन का स्वरूप कैसा होता है? वो स्वरूप होता है मूर्त। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगली स्टेज में जो हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पढ़ेंगे, वहां भी लॉजिकल तार्किक चिंतन करेगा, लेकिन वो तार्किक चिंतन कैसा होगा? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त होगा। इसलिए ध्यान रखना, लेकिन आपसे मूर्त और अमूर्त नहीं पूछा जाए और सीधा ही पूछा जाए जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, तो उसका साथियों आंसर आएगा तीसरी अवस्था, क्योंकि अभी ये नहीं पूछा गया मूर्त है या अमूर्त है, उसने केवल पूछा तार्किक चिंतन। इस कारण से साथियों इसे वैचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। वैचारिक क्रियात्मक अवस्था। अब देखिए साथियों, इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, एक तो इसमें पलटावी चिंतन होना शुरू हो जाता है। पलटावी चिंतन यानी रिवर्सिबिलिटी, यानी अब उसकी थिंकिंग रिवर्सिबल हो जाती है। अब वो पलटकर सोच सकता है, अब वो विपरीत सोच सकता है। जैसे दूसरी अवस्था के बालक में ये कहा जाता कि राधा का भाई मोहन है, राधा का भाई मोहन है, और बच्चे से पूछा जाता राधा का भाई कौन है, तो बच्चा आंसर देता था मोहन। लेकिन उसे पूछा जाता मोहन की बहन का क्या नाम है, तो बच्चा नहीं बता पाता, कि वो पलटकर नहीं सोच पाता कि जब राधा का भाई मोहन है तो मोहन की बहन भी क्या, मोहन की बहन कौन होगी? राधा। ये दूसरी स्टेज की बात है साथियों। लेकिन इस तीसरी स्टेज में अगर उस बच्चे से पूछा जाएगा राधा का भाई मोहन है, हम बता देंगे, और फिर कहेंगे राधा का भाई कौन है, तो बच्चा बताएगा मोहन। फिर उससे पूछा जाएगा मोहन की बहन कौन है, तो बता देगा राधा। इसे हम कहेंगे रिवर्सिबिलिटी। इसे ही हम हिंदी में कहेंगे उत्कर्मण्यता। उत्कर्मण्यता। वहां क्या थी दूसरी अवस्था में? अनुत्कर्मण्यता, अपलटावी। यहां क्या होगी? है पलटावी। वो उदाहरण ले लेते हैं। अगर इस अवस्था के बच्चे के सामने ये दो छड़ी कर दी जाएंगी और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बड़ी है छोटी है, तो बच्चा कहेगा दोनों बराबर हैं। फिर बच्चे के सामने एक छड़ी को आगे सरका दिया जाए, खिसका दिया जाए, और पूछा जाए कौन सी बड़ी है छोटी, बच्चा कहेगा दोनों बराबर हैं, न ये छोटी है न ये बड़ी है, क्योंकि अब बच्चे में पलटावी गुण आ गया। अपनी स्मृति में पूर्व स्थिति को वापस रचित कर लेता है, उस पूर्व स्थिति में पहुंच जाता है स्मृति के द्वारा जो पहले घटित हुई थी। इसे हम साथियों अनुत्कर्मण्यता कहेंगे। इसी प्रकार से साथियों इस अवस्था में बालक में एक चीज बहुत अच्छी आती है,
संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है। संरक्षण, इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन यानी संरक्षण। अब आपको ये समझना है कि संरक्षण क्या होता है। तो देखिए, आपकी जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तो लैंग्वेज ऐसे होती है कि वातावरण है अपना, इस वातावरण में होने वाले परिवर्तन व स्थिरता को जानना ही क्या है, संरक्षण है। जब बालक वातावरण में होने वाले परिवर्तन और स्थिरता दोनों को समझ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, संरक्षण कहा जाता है। ये तो रटना हो गया, आपको समझना पड़ेगा आखिर संरक्षण क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं रखता हूं, एक बालक है, उस बालक के सामने मतलब उसके बाद एक बड़ी सी चॉकलेट है, उसकी माँ ने लाकर दी है और बच्चा जिद कर रहा है, नहीं मुझे तो 2 चॉकलेट चाहिए, 2 चाहिए, एक नहीं 2 चाहिए। अब मम्मी के पास क्या है, एक ही है, तो उसकी मम्मी उस बच्चे से ले लेती है वो चॉकलेट और उसी बच्चे के सामने उसे तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है और कहेगी ले दो। तो दूसरी अवस्था का बच्चा होगा, वो तो खुशी खुशी ले लेता है, मेरे पास अब 2 चॉकलेट हैं, 2 चॉकलेट हैं, बहुत खुश हो जाता है और खाने लग जाता है, खुश हो गया। लेकिन इस तीसरी अवस्था का बच्चा जो कितने समय का है, 7 से 11 वर्ष इनके मध्य है। अब अगर उसी बच्चे के सामने अगर मान लीजिए उसकी माँ उसे चॉकलेट देती है और बच्चा 2 चॉकलेट की जिद करता है और उस बच्चे के सामने उसकी माँ उसे ब्रेक कर देती है, कहती है लीजिए 2 चॉकलेट, तो बच्चा रोता रहता है और वो मानता नहीं है, वो कहता है नहीं आपने तोड़ कर दी है, चॉकलेट तो एक ही है। अब बच्चा समझ गया है, इस सिद्धांत को आ जाता है संरक्षण। जैसे यहां क्या हो रहा है साथियों, और सरल शब्दों में मैं आता हूं आपके लिए कि अब बच्चा यह समझ गया है, अगर हमने साइज आकार में बदलाव कर दिया, किस में बदलाव किया, बदलाव हमने किया है आकार में, वस्तु के आकार में, तो बच्चे को ये समझ में आता है उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ये बालक को समझ में आता है कि वस्तु का आकार बदल जाए तो उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है। मात्रा क्या है यहां पर, देखिए साथियों, मात्रा यहां है स्थिर है, क्या है, स्थिर है। और आकार क्या है, आकार बदल गया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मां ने बच्चे के सामने उस चॉकलेट को तोड़ दिया, आकार अब इसका क्या हो गया है, छोटा हो गया है। पहले आकार क्या था, बड़ा, अब आकार क्या हो गया है, छोटा। आकार में बदलाव हो गया है, एक ये आकार की वस्तु और एक ये आकार की, लेकिन उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आया। पहले भी उतनी ही वस्तु की मात्रा में, पहले भी उतनी मात्रा थी, अब भी उतनी ही मात्रा है ब्रेक करने के बाद। तो देखिए आप साथियों समझ गए होंगे, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है किस में हो रहा है, आकार में, साइज में, और स्थिरता किस में हो रही है, मात्रा में। इन दोनों गुणों को जब बालक पहचानने लग जाता है तो उसे संरक्षण कहा जाता है। और तो संरक्षण की योग्यता किस अवस्था के बालक में पाई जाती है, तो साथियों तीसरी अवस्था के बालक में, मूर्त या स्थूल या ठोस संक्रियात्मक अवस्था के बालक में पाई जाती है। ऐसा जीन पियाजे ने कहा। अब आपको ये लगेगा कि इस संरक्षण सिद्धांत के लिए 2 योग्यताओं का होना जरूरी है। कितनी योग्यताओं का साथियों, 2, मैं लिख रहा हूं। संरक्षण सिद्धांत के लिए साथियों 2 योग्यताओं का होना जरूरी है। अगर ये 2 योग्यताएं आ गई तब तो बालक ये समझ पाएगा कि वस्तु के आकार में बदलाव होने पर उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है। एक योग्यता तो उसने बताई है रिवर्सिबिलिटी, इन पलटावी चिंतन। अभी जो आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, पलटावी यानी रिवर्सिबल थिंकिंग उसमें होनी जरूरी है। अगर बच्चा पलटकर सोचने लग गया है तो उसमें इस संरक्षण को समझने की योग्यता आ जाएगी। इसके अलावा एक है साथियों जिसे कहा जाता है तार्किक गुणितता। तार्किक गुणितता, तार्किक गुणितता इंग्लिश शब्द है लॉजिकल मल्टीप्लेक्शन। लॉजिकल मल्टीप्लेक्शन, अगर ये दोनों
योग्यताएं बच्चे में विकसित हो जाती हैं तो उसमें संरक्षण की योग्यता आ जाती है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है, संरक्षण की योग्यता विकसित होने के लिए बालक में कौन सी दो योग्यताओं का विकसित होना जरूरी है? तो एक तो आएगा रिवर्सिबल थिंकिंग और एक तार्किक गुणिकता। तार्किक गुणिकता से तात्पर्य है बालक डिसेंट्रिक होना सीखना, यानी एक ही पक्ष को न देखना, एक ही पक्ष को न देखना, या यूं कहें दो या दो से अधिक डायमेंशन पक्षों को एक साथ देखना। जैसे मैंने आपने दूसरी अवस्था में बताया था, दूसरी अवस्था का बच्चा कहता है सेंट्रिक है, घटना के केवल एक पक्ष को देख रहा है। जैसे मैंने दिखाया था, इधर से पर्वत देख रहा है तो उसे एक दिखाई दे रहा है, उधर से पर्वत देख रहा है तो दो दिखाई दे रहे हैं, सामने से पर्वत दिखाई दे रहा है तीन दिख रहे हैं। तीनों साइड से दिखाने के बाद में भी बच्चे को जब इस साइड से दिखाया जाता है तो फिर वो एक ही बताता है, उसका केवल एक ही तरीके से देखता है। जो देखने का जो तरीका वो सही नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। लेकिन तार्किक गुणिकता में क्या होता है कि वस्तु के जितने भी पक्ष हैं उनको देखा जाता है। दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। दूसरी अवस्था के बच्चे में हमने देखा था, ये दो गिलास थे बिल्कुल बराबर, बिल्कुल साइज में बराबर थे, दोनों में पेय पदार्थ भरा हुआ था। बच्चे ने जिद कही नहीं मुझे तो बड़ा गिलास चाहिए, तो माँ ने क्या किया, मान लीजिए इसमें भी 200 ml है, इसमें भी 200 ml है। माँ ने इस प्रकार का गिलास लिया और उस बच्चे के सामने इस गिलास को इसमें खाली कर दिया और यहां तक आ गया। अब भी इसमें भी कितनी है 200 ml, लेकिन बच्चा खुशी खुशी उसको पीने लग जाता है और खुश हो जाता है कि अब मेरे को ज्यादा मिल गई, क्योंकि बच्चे ने क्या देखा है, केवल लंबाई देखी है, चौड़ाई नहीं देखी। लेकिन इस तीसरी अवस्था के बालक के सामने जब हम ये पोजीशन स्थिति लेके आएंगे और माँ ने इसको निकालकर इस पेय पदार्थ को इसमें डाल देगी और फिर कहेगी बेटा ले लो, तो बच्चा नहीं मानेगा, तो कहेगा चीज तो उतने की उतनी है, अर्थात इसमें जितनी वस्तु थी उतनी ही वस्तु इसमें है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मम्मी कहेगी नहीं देखो बेटा, ये तो देखो ये तो बेटा छोटा है, ये बड़ा है, तो बच्चा तुरंत कहेगा ये चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। यानी अब बच्चा क्या देखने लगा है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई को भी देख रहा है। इसलिए साथियों इसे ही हम तार्किक गुणिकता कहेंगे और इसे ही हम डिसेंट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसेंट्रिक, यानी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि जब बच्चे में तार्किक गुणिकता आ गई, यानी एक ही घटना के दो या दो से अधिक पक्षों को देखने लग गया है और वो पलटकर सोचने लग गया है, तो वो संरक्षण सिद्धांत उसमें विकसित हो जाता है। और संरक्षण सिद्धांत साथियों मैंने बता दिया था कि वस्तु की साइज में हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं, साइज में। चॉकलेट को हमने तोड़ा था, उसकी साइज में परिवर्तन किया था, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ था, नहीं हुआ था। जब वस्तु की साइज में बदलाव करने के बाद में वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह समझ विकसित हो जाती है, तो उसे संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। तो इस अवस्था में साथियों बच्चा कैसा हो जाता है, अगला बताता हूं, डिसेंट्रिक। डिसेंट्रिक, डिसेंट्रिक यानी इसे कहेंगे विकेंद्रीकरण पाया जाता है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रित चिंतन पाया जाता है यहां साथियों। इसी के साथ हम देखेंगे साथियों कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, लंबाई, चौड़ाई, भार, इन चीजों को अच्छे से समझने लगता है। और क्या कर सकता है बच्चा, वस्तुओं को वर्गीकरण में लगा सकता है। यानी उसे बहुत सी हम वस्तुएं देंगे, उन वस्तुओं में साथियों हम कह देंगे कि भाई किचन से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं तो उनको अलग कर देगा, अच्छा बाथरूम से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं तो उनको अलग कर देगा, यानी वर्गीकरण कर देगा। अगर हम उस बच्चे को कहेंगे कि भाई बेडरूम से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं तो उनको अलग कर देगा। यानी अब वस्तुओं को क्या कर सकता है, वो क्लासीफाई कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना वस्तुओं का। दूसरा है, इस अवस्था में बालक क्या कर सकता है कि क्रमबद्ध सीक्वेंस में क्रमबद्ध लगा सकता है, क्रमबद्धता पाई जाती है। सीक्वेंस, क्रमबद्ध आप समझते हो कि अगर हम उसे बहुत से टॉयज या खिलौने दे दें या वस्तुएं दे दें और उसके छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार लगा सकता है।
क्रमबद्ध लगा सकता है, या फिर बड़े से छोटे के क्रम में लगा तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बालक में वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, और वो एक ऑर्डर में लगा सकता है, एक क्रम में लगा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये हम वस्तुओं को ही लगाएगा, क्योंकि यहाँ मूढ़ चिंतन है। अगर आप यहाँ बच्चे को ये कह दोगे, बच्चे को दिखा दो, एक 3 लड़कियां सामने खड़ी कर दो बच्चे के सामने कि रीमा सीमा से बड़ी है, सीमा से बड़ी है, रीमा सीमा से बड़ी है, किंतु टीना से छोटी है। रीमा है वो सीमा से बड़ी है, चलो ये बड़ी होगी। अब सी बड़ी है किंतु टीना से छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन? तो अगर बच्चे के सामने वो लड़कियां हम पेश कर देंगे, हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है, लड़कियां सामने रहेंगी, तो सबसे बड़ी टीना को बता देगा। वस्तुएं या व्यक्ति ठोस रूप में होनी चाहिए जिनका हम वर्गीकरण करवा रहे हैं। इसलिए यहां पर चिंतन कैसा है? मूर्त चिंतन है साथियों, कि मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग है। लेकिन अगर इस अवस्था के बच्चे को कहा जाए ए से बड़ा बी है किंतु बी सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो यहां बच्चे में अभी अमूर्त चिंतन विकसित नहीं हुआ है, इसलिए यह दोष पाया जाता है। यहां केवल बच्चा मूर्त चिंतन कर सकता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। यहां पर साथियों हम देखेंगे कि उसने जो प्रयोग किया था जीन पियाजे ने, वो प्रयोग साथियों संख्या का प्रयोग किया था, संख्या का प्रयोग, और साथियों एक वर्गीकरण का प्रयोग किया था। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, केवल नाम याद रखने हैं। संख्या का प्रयोग कहां किया, वर्गीकरण। इसमें क्या किया? संख्या का प्रयोग, बच्चे के सामने 2 प्लेट लेके आए और इसमें 4 टॉफी हैं इस प्रकार, और इसमें भी 4 टॉफी हैं, पास पास है। अब बच्चे को कहा कि इनमें से कौन सी लेना पसंद करोगे? तो बच्चे ने कहा दोनों बराबर है, चाहिए ये ले लो और चाहिए ले लो। और दूसरी अवस्था का बच्चा पता कौन सी लेता? ये लेता। तो इस प्रकार उसने संख्या का प्रयोग, अब बच्चे को अच्छी तरह पता लग जाता है संख्या में कौन सी वस्तुएं ज्यादा हैं या कौन सी कम है। वर्गीकरण करवा करवा के देखे कि अब बच्चा, इस अवस्था का बच्चा क्या कर सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है। तो इसी प्रकार से साथियों देखते हैं कि इस अवस्था में अपन बात की थी कि पहली अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में वह भाषा नहीं जानता है, दूसरी अवस्था में भाषा का प्रयोग करने देता है, तीसरी अवस्था में वो भाषा का प्रयोग करेगा, अभिव्यक्ति का माध्यम क्या रहेगी? भाषा, और चौथी अवस्था में अभिव्यक्ति का माध्यम रहेगी भाषा। लेकिन मैंने कहा था पहली अवस्था में उसके कोई संप्रत्यय नहीं होते हैं, दूसरी अवस्था में संप्रत्यय कैसे होते हैं? दोषपूर्ण होते हैं। यानी वो पापा जैसे कपड़े पहनने वाले दूसरे व्यक्ति को भी पापा कह रहा था, लेकिन इस अवस्था का बालक जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था आयु में है, जिसे हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला बालक कहा है, उसमें संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। अब ये दोष खत्म हो जाता है, दोष खत्म हो जाता है। तो प्रश्न आए कि संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं तो तीसरी अवस्था में, संप्रत्यय बनने प्रारंभ होते हैं दूसरी अवस्था में, और संप्रत्यय पे अंतिम क्वेश्चन साथियों होगा, अगर आज संप्रत्यय समुचित रूप में यानी पूरी तरह सही ढंग से विकसित होते हैं तो वो साथियों अंतिम अवस्था आएगी, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। अब आते हैं साथियों अपन औपचारिक अंतिम अवस्था, जो कि जिसे हम कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे साथियों इंग्लिश में कहा जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी साथियों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की आयु थी, वो आयु है साथियों 11 से 15 वर्ष तक। यानी जीन पियाजे का मानना है कि 15 वर्ष की आयु तक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास केवल 2 से 3।
यहां पर देखिए साथियों, अब बालक में लॉजिकल चिंतन तो तीसरी अवस्था में आ ही चुका था, लॉजिकल थिंकिंग। अब जो लॉजिकल थिंकिंग होगा इस अवस्था में वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, अमूर्त होगा, इसलिए इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी, अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में साथियों बालक में कल्पना शक्ति का विकास हो जाएगा, सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा, अपसारी चिंतन का विकास हो जाएगा, अभिसारी चिंतन का विकास हो जाएगा, समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। अब बालक के सामने उन वस्तुओं का उपस्थित होना जरूरी नहीं है। अगर हम बोर्ड पे भी कहेंगे कि x + y बराबर इस प्रकार, तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि वो बोर्ड पे लिखा जाए, बच्चा वैसे भी सॉल्यूशन दे सकता है, यानी अपनी माइंड में उन चीजों को याद करके भी उनका सॉल्यूशन दे सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं अब बालक के सामने वो वस्तुएं ठोस रूप में उपस्थित होना जरूरी नहीं होती हैं, और यहाँ पर संप्रत्यय का समुचित विकास हो जाता है। साथियों इस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास की उसने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिन पे आज ने जो सर्वोच्च अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें जो उसने प्रयोग किया था वो प्रयोग साथियों उसने लोलक पे किया था। किस पे किया था? संतुलक बोलते हैं, लोलक पर प्रयोग किया था। आई होप कि साथियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं इसमें मैं अब एक क्वेश्चन की और सीरीज लेके आऊंगा, कुछ चीजें बच गई होंगी तो उसमें लेके आएंगे। तो इसी प्रकार से साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मास्टर स्टडी क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़िए। धन्यवाद।